और आज अपना टॉपिक है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग ज़रूरी क्यों है और क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कैसे मॉडल किया जाए। ठीक है, मॉडलिंग के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट मॉडलिंग इज द टास्क ऑफ specifying anything, any document, any process, any requirement, or anything involved with our software project in common terms, uh, following a particular framework or a particular process so that everybody within the team and all the stakeholders related to that project can understand that information. ठीक है, तो सेम वे रिक्वायरमेंट्स के लिए वी विल स्टडी कि क्या क्या मॉडल्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को अपन किन मॉडल्स की हेल्प से बेटर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जब अपन ने रिक्वायरमेंट्स के बारे में अभी तक काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, पर जब रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करने की बात आती है या रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की बात आती है, तब अपने को मेनली दो एस्पेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स के ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्टली द एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर एंड सेकेंडली द एस्पेक्ट्स ऑफ आर सेल्स, आर कंपनी और विच एवर हुएवर इज द कॉन्ट्रैक्टर जिसने भी वो प्रोजेक्ट लिया है। ठीक है, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फ्रॉम द कस्टमर फैसेट वी हैव टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स: स्कोप, वोलेटिलिटी एंड क्लैरिटी। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। स्कोप है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए, ताकि ओपन एंडेड रिक्वायरमेंट्स कैन लीड टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो अपने को हमेशा कोशिश करनी है कि दे आर वेल बाउंडेड, देयर स्कोप इज वेल डिफाइंड। फिर सेकंड वॉलेटिलिटी की बात की थी कि वो कितनी जल्दी चेंज होती है और अगर चेंज अपन कंसिडर कर रहे हैं तो उस चेंज को कैसे कंट्रोल करें, ट्रैक करें, कैसे इनकॉर्पोरेट करें एंड सो ऑन। और फाइनली थर्ड अपन ने बात की थी क्लैरिटी की, दैट देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द कस्टमर। ठीक है, तो ये तीन एस्पेक्ट्स अपने को फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाई करने होते हैं। बट इसके अगेंस्ट तीन चीजें हैं जो फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स पर्सपेक्टिव अपने को ध्यान में रखनी है। It is that the requirement can be explicit. The customer can explicitly declare that this is a particular requirement that we have to fulfill with respect to that project. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे लेट्स से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाना है और उसमें एक चैट फंक्शनलिटी होनी चाहिए, तो दैट इज एन एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट। कस्टमर हैज specifically mentioned you that this particular functionality should be there. Apart from that, there are other kinds of requirements uh, which have to be considered by the contractors. So the first one is expected. So although the customer does not specify some uh, explicit requirements, some specific requirements, they are assumed to be there. For example, again with the example of screen sharing software or a video conferencing software, we can assume that if the customer has asked for a chat functionality, there should be an option to block people from posting uh, irrelevant messages, or let's say there should be a functionality to do private messaging as well as public messaging, so that either only one person can see that message or all of the participants within that meeting can see that message. So there could be some requirements which are not explicitly mentioned by the customer, but they should be assumed by the contractor themselves. So these are called expected requirements. They won't be mentioned, but if you skip them, then your software may not be accepted by the customer because those requirements are assumed to be known uh, in the context of the software project. Okay? And the third one is exciting requirements. So there are some set of functionalities which are neither explicitly declared by the customer as well as nor implicitly assumed by the customer. But being a domain expert or being into the software industry or being an IT expert, you can offer these requirements, you can offer these functionalities as an exciting add-on to the requirements proposed by the customer. For example, again in the context of let's say this screen sharing or video conferencing solution, if you provide a function to let's say annotate the screen, so using a mouse or a pen, a customer can annotate or write things on a screen, although the customer was not aware of such a functionality. It is never thought of, it has never assumed that there should be any such functionality within my this particular software.
but being an IT expert, being more experienced in this domain than the customer, you offered this functionality to them. So such functionalities, such requirements are termed as exciting requirements, and they are not explicitly required or expected by the customer, but provided by the contractor themselves. चलो, तो अपन ने ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। तो बेसिकली इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि जब अपन रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अपन बहुत रैंडमली नहीं काम कर सकते हैं। देयर आर मेनी इश्यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट। तो अपने को कोई ना कोई प्रोसीजर, कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ताकि रिक्वायरमेंट्स को अपन प्रॉपर्ली मॉडल कर सकें, प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकें, और प्रॉपर्ली सबसे पहले तो कस्टमर से पता कर सकें कि एग्जैक्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स अपना फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स को एक बार फिर से अपन रिविजिट करेंगे आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन। तो ये कुछ 9 पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रिक्वायरमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड बिफोर वी कैन एक्चुअली स्टार्ट मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है कि देयर शुड बी एन गोल और ऑब्जेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। लेट्स से कोई भी एक रिक्वायरमेंट बोले, तो from this point onwards, what we will do is we'll take up requirements from your projects। ठीक है, तो कोई भी एक जना अपने प्रोजेक्ट की कोई भी एक रिक्वायरमेंट बताओ, और उसके कंटेक्स्ट में अपन ये सारे एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। ओके, तो नजरुद्दीन का प्रोजेक्ट है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम, और उसमें उन्होंने एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की है मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स। तो ऑब्वियसली दैट अपॉइंटमेंट कुड बी फॉर एनीवन, आई गेस। आपने किसी भी प्रोफेशनल को अज्यूम करते हुए ये रिक्वायरमेंट पोस्ट की होगी कि कोई भी प्रोफेशनल है, एंड इट हैज एन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम वेयर क्लाइंट्स कैन कम इन एंड शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर their meeting or their consultation or whatsoever. So in when we talk about client records management, so that our goal is to keep or maintain all the records of the client. So in terms of client, the records could be uh, the information of the client, the personal information, name, mobile number, email address, or things like that. Their objective requirements with respect to that particular appointment or a meeting. For example, if it is an appointment of a doctor, it could be medical records of that particular client, or in context of, let's say, a professor, it could be study records, or it could be previous communication with that particular student, and so on. So we also need to manage all this contextual information when we are talking about client record management. And apart from that, we also have to talk about what operations do we need to perform on that information. So in client record management, we can assume that there should be options to add a client, update its records, or delete a client, or let's say send a message to a client, and so on. So there could be many things. So goal objective is to identify what we want to achieve and enumerate what are specific points to be covered with respect to that particular requirement. Second point आ जाता है कि who is the actor or user for that particular requirement. So in this case, when we are talking about client record management, who will be the primary user who will be using this system? Obviously not the client itself, because if client will be managing its own records, then what is the authenticity of that particular system, right? So in this case, the actor or user will be the target professional, or any of its employees, any of its managers. Let's say any of its personal assistant or a secretary could be using that module, so that to keep track of and update the client records within that system. So it is very important to identify the actors, because if vectors are not clear, we are lacking in information on the authorization, as well as the knowledge background, the knowledge level of the target user for any particular requirement. So here we also need to see that कि जब एक रिक्वायरमेंट की बात करें, जैसे पर्टिकुलरली इसी सिस्टम की बात करें अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग की, और अगर अपन कंटेक्स्ट मान के चलते हैं कि दिस अपॉइंटमेंट इज बीइंग डन फॉर अ लेट्स से अ डॉक्टर इटसेल्फ, तो अगर डॉक्टर उस सिस्टम को यूज करेगा, तो देयर विल बी डिफरेंट ऑथराइजेशन फॉर इट। मे बी उसको उस सिस्टम के काफी सारे एस्पेक्ट्स का एक्सेस होगा। ऑलमोस्ट इट शुड बी एबल टू see and update all the informations within that system. But at the same time, its personal assistant or a appointment scheduler cannot have access to all that information, or cannot have access to all those number of operations. थर्ड अपन बात करते हैं इंटरफेस और इंटरेक्शन की, कि वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट
कि केस में अगर आप जो भी मॉड्यूल बनाएँगे, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या अगर कोई लेट्स से अगर कोई हार्डवेयर कंपोनेंट भी है विद इन दैट सिस्टम, तो वो यूज़र उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से इंटरैक्ट कैसे करेगा? So generally, it could be a GUI. In this particular case, let's say client record management. So it will be a basically software-based, GUI-based components that the user will be able to access. Now, it could be web-based, it could be a desktop application, or it could be a mobile application synchronized with the web application and so on. तो वी नीड टू डिफाइन कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जो एक्टर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो यूज कैसे कर पाएंगे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेस इंटरेक्शन, right? फिर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स और व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ दैट सिस्टम. So let's say in this case अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि there will be a personal secretary who will be dealing with all the client records. लेट्स से डॉक्टर है, उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी है, वही सारे क्लाइंट रिकॉर्ड्स मैनेज करेगा. तो assumptions क्या हो जाते हैं? That there will be another actor, another user role called personal secretary with its own, let's say, information stored somewhere with with its own authorization within the system and so on. So these are assumptions beyond this requirement. तो ये वो चीजें हैं जो अपन ने डिफाइन नहीं की, विद इन दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट दिस हैज टू बी देयर. अगर ये चीजें वहां नहीं होगी उस सिस्टम में, तो ये रिक्वायरमेंट अपन फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे प्री रिक्विजिट्स और assumptions को अपन कंसिडर करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन ट्रिगर्स की बात करें. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिगर्स, ट्रिगर्स आर बेसिकली इवेंट्स which will initiate the actions proposed by the requirement. For example, in context of this client records management, there will be, let's say, some option, there will be a button or there will be a menu item. From the click of that, this particular module will be opened, and within that module, again, there could be tabbed panes for different operations within that particular requirement module, or there could be some kind of a dashboard kind of thing, and so on. So triggers are the events that will initiate different actions proposed within that particular requirement. Okay, so it is very important to know the triggers as well कि वो particular requirement कब initiate होगी. ठीक है, दिस विल हेल्प अस इन मॉडलिंग द फ्लो ऑफ आवर सिस्टम. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस की. तो इसमें अपन बात करते हैं कि एक रिक्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में अपने सिस्टम की स्टेट्स क्या क्या होंगी और उनके बीच में ट्रांजिशन कैसे कैसे होंगे. फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर अपन बात करें क्लाइंट डिलीशन की, लेट्स से देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिलीट अ क्लाइंट. तो इन दैट केस क्या होगा, अपनी इनिशियल स्टेट क्या होगी, दैट a client will be a user of the system. It can come to our system and let's say check for his appointments or apply for appointments and so on. But then after deletion, that client will be gone from our system and then it will not be able to do any of those activities. So these are two different states of the system. In first state, there was this client and it had some certain access to our system. In the second state, there is no such client now and all related operations are revoked from that particular user. And this particular operation of going from first state to second state is our transition. तो विल सी कि कौन से कंटेक्स्ट में स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे अपने को क्या फ़ायदा होता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है जिनको कि अपन स्टेट ट्रांजिशन से ही बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सेप्शंस या इनपुट प्रॉपर्टीज की. तो इसमें अपन वो सब डिफाइन करते हैं कि जो इनपुट मिलने वाला है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट मॉड्यूल को, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को जब अपन किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो इनपुट होगा उस इनपुट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. और उसके अलावा अपन बात करेंगे कि इफ द इनपुट इज नॉट करेक्ट, तो उस केस में उसको कैसे हैंडल करना है. तो लेट्स से अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ दैट द पर्सन शुड इनपुट हिज ईमेल एड्रेस, his or her email address, then we'll have to check that whether the input text is a valid email address or not. And if it is not an email address, we can define what should be done in that case. So this is what we consider in terms of input properties. And exceptions on the other hand could be because of the system failure as well. So from within the system as well, there could be many such exceptions which are either caused by the system failure as well as caused by the constraints or the let's say constraints or the rules defined within the system. For example, let's say if a particular client will try to access this again client management module itself,
then the system should generate an error that you are not an authorized user, or you do not have access to this particular module, or that particular module should not be visible to that user at all. So there could be such exceptions which are caused by the user, as well as there could be exceptions which are caused by the system itself as well. For example, let's say a system exception. Let's take an example of a exception. So let's say in your system, in your client records management, you have an option to upload photos of clients, their profile photos kind of thing. But not all clients are happy with providing their photos for inputting to this particular system, appointment scheduling system. So when trying to view the profiles of all the clients that the particular doctor has taken care of within this week or within 15 days, there could be a case that our module will try to show the pictures of all of them, so that the doctor could easily recall that which client was which one, easily identify each of the clients. So in that case, there will be some clients for which those images were not available. In case of that, that is also a exception generated by the system itself, and then the system has to take care of that exception by filling up by providing, let's say, a default image, or rather changing the layout to a layout that could support no image visuals for any particular client. So that is how we deal with exceptions in context of a requirement. Apart from that, there could be some known issues. Our point number 8 is there could be some known issues or specific instruction with respect to a requirement. Let's say when we are talking about client record management, the doctor has given us a requirement that for each client you should be managing their name, their blood group, let's say their previous clinical records, and let's say their email address or whatsoever. So there are many things. But in all that requirement, there is an inherent knowledge that there should be at least one client ID or some unique identifier associated with each client, so that using that particular or ID we can refer to the multiple visits of a particular client, or multiple projects being done with that particular client, multiple treatments being done with that particular client, and so on. In that case, if we don't have that unique identifier, we may have many problems there on. Let's say later on, when we want to update that particular client, we will again need some unique ID so that we could uniquely identify that client. So this is again very important point to know that there could be some known issues, or there could be some specific instruction by the customer that these things should be taken care of with respect to these particular requirements. And finally, at last, there will be a priority associated with that. That how what kind of priority this particular requirement has, how critical it is, whether it should be definitely included in the product, or this is an optional requirement, or whether this is an intermediate requirement. We can skip it for the first version, but in second version, we definitely would need this requirement. And apart from that, we could also talk about the release sequence. So, in which release, which requirement should be covered. So in first release, let's say only three sub requirements of this particular requirement has to be included, but in next release, these two particular further sub requirements should be definitely included in our second version or second release of the software. So release sequence also matters, that will define the priority of these requirements. So it will give us a basically a bigger picture of what requirements are and what are the modules, what are the issues associated with the requirement, and we should try to elicit, we should try to obtain all this information from the customer with respect to each and every functional requirement or a non-functional requirement posed by the customer. ठीक है, अभी ये सारे रिक्वायरमेंट्स लेने का पर्पस क्या है? बिकॉज़ अंटिल अनलेस वी हैव दिस रिक्वायरमेंट, वी वोंट बी एबल टू मॉडल आवर रिक्वायरमेंट्स वेरी स्पेसिफिकली। अब मॉडल की बात जब अपन कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, अभी अपन आगे और डिस्कस करेंगे। अपन ने पहले भी बहुत बार बात की है कि मॉडलिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म, सब लोगों को एक कॉमन फ्रेमवर्क मिल जाए, उन चीज़ों को स्पेसिफ़ाई करने के लिए और उन चीज़ों को समझने के लिए। तो हियर आल्सो वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट सेम थिंग ओनली। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अभी इन रिक्वायरमेंट्स को अपन ने ये सारा कस्टमर से 5 बार, 10 बार, 15 बार अपन ने मीटिंग कर ली है, और जितनी-जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उनके कॉन्टेक्स्ट में ये सारे 9 पॉइंट्स अपन ने नोट कर लिए, और अभी अपने पास में पूरी एक डायरी भर गई है
ठीक है, हाँ, अब सारी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से जितना पूछना था पूछ लिया। नाउ द टाइम स्टार्ट्स फॉर रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, कि अब अपने को रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कैसे करना है, स्पेसिफाई कैसे करना है, अपनी टीम को प्रोवाइड कैसे करना है। ठीक है, अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया उसमें कोई डाउट हो तो मैं एक बार 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, आप मेरे को बता दें। चलो, ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। इनका प्रोजेक्ट है हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और उसके अंदर लेट्स से इनको एक रिक्वायरमेंट दी स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट देयर शुड बी सम मॉड्यूल्स सपोर्टिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट यूजर। ठीक है, तो अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट के केस में अजम्पशन क्या होगा कि the assumption will be that there will be a particular profile for a customer where it should be able to input details related to its stress. Let's say there will be some daily review, डेली क्वेश्चनियर होगा कि एंड ऑफ द डे उनको ऐसे कुछ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जिससे पता चले कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना है। या लेट्स से देयर आर सम सेंसर्स, देयर आर सम लेट्स से सम काइंड ऑफ रिस्ट बैंड्स और सम काइंड ऑफ सेंसिंग यूनिट प्लेस्ड ऑन दैट यूजर, या फिर लेट्स से उनका वीकली रिव्यू होता है, हर हफ्ते में एक दिन उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है और वो आके वहाँ पे सारा अपना डेटा कलेक्ट कराते हैं जिसके बेसिस पे उनका स्ट्रेस आइडेंटिफाई कर सके एंड सो ऑन। तो अजम्पशन कुड बी दैट देयर विल बी सम एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म फॉर कलेक्टिंग दैट स्ट्रेस डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, अब ये अजम्पशन अगर वेरी क्लियर है, जैसे इन कंटेक्स्ट ऑफ लेट्स से अगर आपका सॉल्यूशन प्योरली ऐप बेस्ड है, तो उस केस में क्या होगा, दिल बी क्लियर अजम्पशन कि ठीक है, हमारे को मॉड्यूल में कहीं एक फंक्शनलिटी देनी पड़ेगी जिससे कि यूजर अपने स्ट्रेस लेवल्स को इनपुट कर सके। ठीक है, और if you think that in your case this particular assumption is too wide, जैसे फॉर एग्जांपल कि स्ट्रेस से रिलेटेड डेटा लेना है, बट इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि वो डेटा क्या होना चाहिए, या कैसे लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, या यूजर के ऊपर भरोसा करना है, या उसको हॉस्पिटल में आके किसी काउंसलर के थ्रू ये डेटा नोट कराना है, तो उस केस में फिर वो अजम्पशन आप ब्लाइंडली नहीं अज्यूम कर सकते। फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो अजम्पशन के लिए आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन यूजर से लेना पड़ेगा। तो assumption in that case is there could be some things that the customer is not specifying, but those has to be assumed in the context of the given requirement. समझना है? और अगर वो assumptions vague नहीं है, wide नहीं है, ambiguous नहीं है, तो we can treat them as assumptions itself and move on to the next requirement. Otherwise, we will seek clarification for those assumptions. ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की। तो requirements modeling is the task of modeling or specifying the requirements within a particular framework that is known to all the stakeholders of a project, and so that the information uh, can be represented as well as perceived within that framework efficiently by each and every member of our team, each and every stakeholder of that project. ठीक है, तो अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसकी डेफिनेशन। की पॉइंट्स की बात करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स। तो जो भी आप रिक्वायरमेंट मॉडल बना रहे हैं उसके अंदर आप जो भी डिटेल ऐड कर रहे हैं इट शुड बी इंक्रीमेंटल। यानी कि लेट्स से आपने पहले कोई एक लाइन लिखी या पहले एक डायग्राम बनाया, उसके बाद अगर आप सेकंड लाइन और सेकंड डायग्राम बना रहे हैं तो देन इट शुड ऐड समथिंग टू द प्रीवियस रिक्वायरमेंट और द प्रीवियस डायग्राम। There should be no repetition of requirements. Otherwise, that can create confusion, or that could lead to a very wide set of requirements, which is not unnecessarily, which will be unnecessarily complicated at the time of verification and validation. So first, it should be incremental. Each and every requirements added to that particular document should add value to the previous set of requirements. Okay? Second is each requirement should try to be as independent from each other as possible. So one requirement should be as much independent to the another requirement. For let's say in case of healthcare management, if we talk about stress management versus sleep management, then we should try to ensure that these two requirements are very much independent of each other. There could be some interconnection between the sleep of that person and stress of that person, but then we should try to identify these two as independently as possible so that
these two modules can be divided within our team to different people and different sub teams for implementation or for design or for analysis and so on. So that is why independence is important. पर जरूरी नहीं है कि हमेशा अपन इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए. देयर कुड बी केस जब डिस्पाइट ऑफ मेनी एफर्ट्स वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश टू रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रीटली, सेपरेटली. ठीक है. Second है, there should be a delay, we should delay architecture and details. So we should not dive into the details related to the architecture of the software कि कौन सा मॉड्यूल कैसे बनेगा, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, या किस मॉड्यूल के लिए अपन कौन सा प्लेटफॉर्म काम लेंगे, या उसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा. या फिर बहुत माइन्यूट डिटेल्स, जैसे कि लेट्स से अगर अपन क्लाइंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें आधार नंबर लेना है कि नहीं लेना है, इट्स फाइन. पर आधार नंबर का वैलिडेशन होगा कि नहीं होगा. अगर वैलिडेशन करना है तो आपके पास में आधार का जो यूआईडीआई एजेंसी है उसके साथ आपका कोई कोलेब्रेशन है कि नहीं है. अगर कोलेब्रेशन है तो कौन सी एपीआई यूज करेंगे. अगर एपीआई है तो आपकी सीक्रेट की क्या है, या लेट्स से आपका कोड क्या है, एक्सेस कोड क्या है, एंड सो ऑन. तो अपन इतनी डिटेल्स में एट दिस पॉइंट अपन जानने की कोशिश नहीं करते. वी ट्राई टू अवॉइड गोइंग इनटू द आर्किटेक्चर एंड डिटेल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉड्यूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फेज ऑफ मॉडलिंग. जब डिजाइन में जाएंगे तब अपन इन सारी डिटेल्स की बात करेंगे. अभी अपन मॉडलिंग फेज में इन डिटेल्स की बात नहीं करते हैं. नेक्स्ट वी ट्राई टू अचीव लो कपलिंग. इट इज वेरी सिमिलर टू इंटर डिपेंडेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स. तो कपलिंग अपन बाद में डिजाइन में कोहेजन कपलिंग पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा. अभी फिलहाल ये समझ लो दैट देयर शुड बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन और डिपेंडेंस बिटवीन टू रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. जितना कम कम्युनिकेशन होगा, जितना कम इंटरडिपेंडेंस होगा, उतना ही ज्यादा अपन उसको मॉडर्नाइज कर पाएंगे, उतना ही इजीली अपन उसको टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. दैट वर्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड इजीली विद इन आवर टीम. ठीक है. दैट्स व्हाई देयर शुड बी लो कपलिंग बिटवीन टू रिक्वायरमेंट्स. फिर नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट्स गिवन शुड प्रोवाइड वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स. यानी कि आप जो भी रिक्वायरमेंट उसमें लिख रहे हैं, चाहे आप एक लाइन लिख रहे हैं, एक टेक्स्ट की लाइन लिख रहे हैं, या आप कोई एक डायग्राम बना रहे हैं, इट शुड हैव वैल्यू. ऐसा कुछ नहीं लिखें जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता. लेट्स से फॉर एग्जांपल इन कंटेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम, लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट में अपन ये चीज मेंशन करें कि जो डॉक्टर है उसका भाई भी डॉक्टर है. ठीक है. तो दैट विल नॉट ऐड वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका भाई डॉक्टर है या नहीं है, until unless you are trying to achieve something, let's say some kind of patient transfer or patient reference module within your system. तो उस केस में हो सकता है कि फिर आपको सिर्फ भाई से मतलब नहीं है, फिर आपको फिर ये भी बात करना पड़ेगा कि और कौन कौन से डॉक्टर्स होंगे, क्या सारे डॉक्टर्स को रेफर करना अलाउड है, या फिर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्टर्स को ही आप रेफर कर सकते हैं, या रेफरेंस के रूल्स क्या होंगे, रेफरेंस का कंटेक्स्ट क्या होगा. अगर ऐसा रेफरेंस का मॉड्यूल है तब तो ठीक है, तब तो ऐसी रिक्वायरमेंट वैलिड हो सकती है. बट even in that case, specifying that the brother of that particular doctor is also a doctor uh, does not provide any value to the system or either to all the stakeholders of our particular project. In this case, this particular information will not help and will not provide value to either the doctor or the developer or any of the further clients of that particular system. ठीक है. तो और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट मॉडल्स should be simple and easy to understand, as simple as possible, so that it could be easily understood by all the team members. ठीक है. अब जब मॉडलिंग की बात करते हैं तो अपन बेसिकली 5 तरह की मॉडलिंग अपन बात करेंगे. पहला सिनेरियो बेस्ड, दूसरा डेटा मॉडल्स, तीसरा क्लास ओरिएंटेड, फ्लो ओरिएंटेड, एंड फाइनली बिहेवियरल मॉडल्स.